वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारे नए कोर्स आईसी इंजन एंड कंप्रेसर का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो आज कुछ हल्का फुल्का ही पढ़ेंगे। तो आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंजन। सो यू बेटर नो दैट इंजन इज अ डिवाइस which can convert one form of energy into some another useful form। मतलब किसी भी एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो हमारे लिए यूजफुल है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल विच कैन convert the chemical energy of fuel to heat energy, and finally heat energy is converted to some form of mechanical work। ठीक है, हीट इंजन का कंसेप्ट आप लोगों को पहले से ही पता है सब कुछ, इसमें कुछ खास बताना नहीं है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन्स। इंजन का ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये है कि इंजन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनल कंबस्शन इंजन, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। हमारे कोर्स का नाम है आईसी इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, तो हमें आईसी इंजन की डिटेल पढ़नी है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन हमारे कोर्स में नहीं है। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, जैसे गैस टरबाइन, और थोड़ा बहुत अब आगे जाके आप पावर प्लांट में पढ़े होंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या फ़र्क है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन ऐसा इंजन होता है जिसमें जो कंबस्शन होता है वो कहीं और होता है और जो पावर जनरेट होती है वो कहीं और होती है। मीन्स दोनों कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। जहाँ कंबस्शन होता है वहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, और वो फ्यूल बर्न होकर जो एनर्जी होती है वो वर्किंग फ्लूइड में जाती है। ठीक है, और वर्किंग फ्लूइड से फिर वो एनर्जी किसी डिवाइस के थ्रू मैकेनिकल यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैस टरबाइन। जैसा आप लोग पढ़े हैं कि गैस टरबाइन में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर, फिर टरबाइन और फिर कंडेंसर। तो कंप्रेसर में एयर कंप्रेस होती है, फिर वहाँ से कंप्रेस्ड एयर कंबस्शन चैम्बर में जाती है जहाँ पे आप फ्यूल सप्लाई करते हो, और फ्यूल और एयर मिक्स होके आपस में फिर उनकी बर्निंग होती है थ्रू एनी डिवाइस। ठीक है, वहाँ जो बर्निंग होती है फिर वहाँ से हॉट एयर जो है एज अ वर्किंग फ्लूइड काम करता है। वो हॉट एयर या हॉट कंबस्शन गैसेस टरबाइन में जाती है और वो वहाँ पे एक्सपैंड होती है, फिर टरबाइन से हमको वर्क आउटपुट मिलता है। तो दिस इज एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। ठीक है, और इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो कंबस्शन चैम्बर होता है, जहाँ पे कंबस्शन प्रोसेस होता है, वहीं पे पावर प्रोड्यूस होती है। जैसा आप सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में देखते हैं कि सिलेंडर के अंदर कंबस्शन होता है, वही कंबस्शन से ही जो पावर मिलती है वो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू हमें मिलती है। ठीक है, इसमें कोई अलग वर्किंग फ्लूइड नहीं होता जो कहीं और जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन का। अब देखते हैं कि क्या एडवांटेज होता है आईसी इंजन का या इंटरनल कंबस्शन इंजन के क्या एडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज है कि ये सिंपल होता है। मैकेनिकल सिंपल मीन्स नंबर ऑफ कंपोनेंट
for a particular system is less. That is called as mechanical simplicity. अगर किसी डिवाइस में जितने कम कंपोनेंट होंगे उतना कम लॉस होगा, उतना आसानी से वो बनाया जा सकता है। ठीक है, जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे उतना ज़्यादा लॉस होगा, उतने ज़्यादा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो ये सब चीज़ें सब जोड़ के इनको बोलते हैं मैकेनिकल सिंप्लिसिटी। सेकंड जो एडवांटेज है वो हाई पावर टू वेट रेशियो। ये भी कुछ वैसा ही है, मतलब जो इंजन आईसी इंजन होता है उसमें वेट कम होता है और पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन। ठीक है, ये रिलेटिव टेक्निक वो है पैरामीटर, रिलेटिव परफॉर्मेंस पैरामीटर है। अब हायर पावर टू वेट रेशियो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन। जैसे आप जानते हैं कि अब गैस टरबाइन कोई ले लीजिए, तो गैस टरबाइन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और आईसी इंजन काफ़ी छोटा होता है। आप देखेंगे आपकी बाइक में आगे छोटा सा इंजन होता है इंस्टॉल, आप अपनी बाइक में गैस टरबाइन इंजन इंस्टॉल नहीं कर सकते। गैस टरबाइन इंजन इंस्टॉल आप देखें हैं कि आजकल राफेल का बहुत चर्चा है। ठीक है, राफेल में गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ है। ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन, इंटरनल कंबस्जन इंजन हैव हायर पावर टू वेट रेशियो। थर्ड पॉइंट जो है लो इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बॉयलर, कंडेंसर एक्सेट्रा। अब एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे उतना ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट सब इंक्लूड होगी। वो सब कुछ मिला के जो है डिवाइस जो बनेगा वो काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, लेकिन इंटरनल कंबस्जन इंजन में क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, देयरफॉर मटेरियल यूटिलाइज शुड बी लेस, कम मटेरियल इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिज़ाइन कॉस्ट में भी थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन मटेरियल कॉस्ट काफ़ी कम होता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो होती है वो स्पेस, ये लेस स्पेस एक्वायर करेगा आईसी इंजन। एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन जो है वो ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगा, तो वो भी एक कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के या सब कुछ एडअप करके आपको ये कंक्लूजन मिलता है कि आईसी इंजन है रिलेटिवली लो इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, विद इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन ऑफ बॉयलर, सॉरी, इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसकी एफिशिएंसी एक्सटर्नल कंबस्जन इंजन से ज़्यादा होती है। अगेन बिकॉज ऑफ more number of components installed in an external combustion engine, losses will be more। जितने ज़्यादा लॉस होंगे उतना कम एफिशिएंसी होगी। आईसी इंजन में क्या होता है, कंपोनेंट्स कम होते हैं, कॉम्पैक्ट होता है, लॉस होने की पॉसिबिलिटी रिलेटिवली कम होती है, इसलिए एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आईसी इंजन का नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। आईसी इंजन में ये सब आप सब कुछ पहले से पढ़े हुए हैं, बस इट इज़ जस्ट रिवीजन है। फर्स्ट नॉमेनक्लेचर इज टॉप डेड सेंटर, जिसे आप टीडीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज फारदेस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, क्लियर। आपको पता है कि
जो भी इंजन होता है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ऐसे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है। ये मैंने एक हॉरिजेंटल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। तो दिस इज द लोवेस्ट पोर्शन एंड दिस इज द फारदेस्ट पोर्शन। मतलब ये पिस्टन जो है ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा आगे पीछे। यहाँ पे मिनिमम है, दिस पोर्शन इज मिनिमम, दिस पोर्शन इज मैक्सिमम। तो अगर ये वर्टिकल इंजन है ऐसे, if this is vertical engine then it is called as TDC and this is called as BDC, ठीक है। बॉटम डेड सेंटर एंड टॉप डेड सेंटर। यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो फारदेस्ट पोजीशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। अगर यही सेम इंजन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाए तो इसको बोलते हैं इनर डेड सेंटर IDC, इसको बोलते हैं आउटर डेड सेंटर ODC, ठीक है। तो ये आपको पता है। देन बॉटम डेड सेंटर, इट इज द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज नियरेस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट। ये क्या, क्रैंकशाफ्ट कहाँ होता है आपका, यहाँ कुछ ऐसे इंजन ये ऐसे आगे आता है, दिस इज। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस जब मिनिमम होगी तो ये बोला जाएगा BDC। यहाँ से इसकी डिस्टेंस जब मैक्सिमम होगी ये कहलाएगा TDC। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल इंजन का मैंने बता दिया, जब ये फारदेस्ट पोजीशन पे होगा। टॉप डेड सेंटर और IDC या इनर डेड सेंटर दोनों सेम है, बस इंजन कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है। जब वर्टिकल होगा तो टॉप डेड सेंटर बोलेंगे, जब हॉरिजॉन्टल होगा तो इनर डेड सेंटर बोलेंगे। और BDC is same as ODC. BDC in case of vertical engine, ODC is in case of horizontal engine. अब एक टर्म आता है स्ट्रोक। व्हाट इज स्ट्रोक? तो स्ट्रोक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू डेड सेंटर्स, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ये BDC ये TDC, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रोक लिया है, ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रोक? स्विंग ऑफ द बैट। वहाँ पे जो बैट का स्विंग होता है, आप जितना ऊपर से नीचे ले आते हैं वो कहलाती है स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं स्ट्रोक। फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, और इसी को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? ये पिस्टन BDC से लेके TDC तक डिस्प्लेस होता है, ठीक है। और चूँकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है राउंड शेप का, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्प्लेस होगा, ये सिलेंडर बन गया। अगर इस सिलेंडर को ऐसे बीच में से कट करके ऐसे ओपन कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ है L और इसका डायमीटर है स्मॉल d, ठीक है। अब इसको बीच में से यहाँ से कट करके ऐसे इधर से और इधर से ओपन कर दीजिए, खोल देंगे तो ये लेंथ कितना आ जाएगा L, और ये कितना हो जाएगा पाई इंटू D। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो आपको पाई DL, ठीक है। पाई DL इज द सरफेस एरिया, ठीक। और अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो पाई बाई 4। इस सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई बाई 4 D²। अब ये सर्किल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ट्रांसवर्स कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जा रहा है। तो कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है ये सर्किल? पाई बाई 4 D² इंटू L।
और इस d को बोलते हैं कोर डायमीटर या इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम कितना होगा, π/4 d²L। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, यह आपको हर जगह इस्तेमाल में आएगा। π/4 d²L स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मली mm³ डायमेंशन, और या इसको बोलते हैं cc क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है क्लियरेंस वॉल्यूम। व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम? जब भी सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बनाया जाता है, ये पोजीशन है BDC, और अगर ये पिस्टन का हेड यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक जाए, पूरा टॉप तक, तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट होगा। इससे आपका पिस्टन और सिलेंडर दोनों में लॉस होगा। ठीक है, इम्पैक्ट को इसलिए इसको थोड़ा सा पहले ही रोकते हैं, जिसको आप बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। ठीक है, ताकि इम्पैक्ट ना हो, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें जो एयर कंप्रेस होती है, जब सिलेंडर पिस्टन आईसी इंजन वर्किंग में होता है, तो इसके अंदर जो एयर होती है या फ्यूल एयर का मिक्सचर होता है, वो कंप्रेस होता है, और उस टाइम पे ये दोनों वाल्व बंद होते हैं। तो फाइनली एक वॉल्यूम कंप्रेस्ड एयर का बचता है। ठीक है, तो जहाँ तक कंप्रेशन करेंगे उसके बाद उसका एक वॉल्यूम बचेगा, जिसके आगे कंप्रेस करना लगभग नामुमकिन है, या यूँ कहो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और उतना प्रोड्यूस नहीं होगा तो फ़ायदा क्या होगा, हमें नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा पहले ही पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट को रोक देते हैं, उसी को बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। और सिलेंडर के टॉप पोजीशन और टॉप डेड सेंटर के बीच जितना वॉल्यूम होता है, इसी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे? नॉर्मली न्यूमेरिकल में आपको क्लियरेंस वॉल्यूम VC गिवन होता है। अगर नहीं गिवन है तो आप टोटल सिलेंडर वॉल्यूम में से स्वेप्ट वॉल्यूम घटा दीजिए, तो आपको क्लियरेंस वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, बट स्वेप्ट इन जनरल आपको VC गिवन होगा, नहीं भी होगा तो आपको किसी न किसी तरीके से निकालने की सुविधा रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर जो है, कंप्रेशन रेशियो, इम्पॉर्टेंट टर्म है। जैसे स्वेप्ट वॉल्यूम बताए थे आपको, VS इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही कंप्रेशन रेशियो नॉर्मली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर r से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कैसे डिफाइन करते हैं इसको। फर्स्ट वन, इट इज़ अ रेशियो। सबसे पहली बात क्या होगी कि ये एक रेशियो है, मतलब कुछ दो चीज़ों के बीच में डिवीज़न होगा। ठीक है, उसके आगे टर्म लगा हुआ है कंप्रेशन। ठीक, तो हमने अभी आपको बताया था कि जब आप सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बनाते हैं तो इसके अंदर जो भी फ्यूल एयर या फ्यूल चार्ज होता है उसको आप कंप्रेस करते हो। ठीक है, इनिशियल पोजीशन क्या होती है, यहाँ। फाइनल पोजीशन कहाँ होती है, यहाँ। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज अ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। बिफोर कंप्रेशन वॉल्यूम क्या है, V1। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज V1। आफ्टर कंप्रेशन कितना वॉल्यूम बच गया,
BC, यहाँ पे जो है BC तो बचता है आपके पास। तो फाइनली R इज डिफाइंड एज V1 अपॉन BC, ठीक है। या यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, दिस BC इज इक्वल टू V2, क्लियर। अब V1 क्या होगा, V1 इक्वल्स टू VC प्लस VS, जितना पिस्टन स्विफ्ट करेगा और जितना छोड़ देगा, दोनों का एडिशन होगा V1, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर VC प्लस VS अपॉन VC। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो 1 प्लस VC अपॉन VS, सॉरी 1 प्लस VS अपॉन VC। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये बेसिकली आपको ये याद रखना है, R इज डिफाइंड एज बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाई आफ्टर कंप्रेशन। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आप ये जो है आप डिराइव कर लोगे इजीली। और कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको VS और R, या तो आपको VS और R दिया रहेगा उससे आप VC निकाल सकते हो, या VS VC दिया रहेगा उससे आप R निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल नॉमेनक्लेचर है जो आपके काम का है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो इनलेट वाल्व वगैरह होते हैं वो आप जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है, जिसमें आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, इन सब का डेरिवेशन है। तो छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली पढ़िए आराम से, ठीक है, और आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए।